अब हम बात करते हैं उत्पादन और लागत चैप्टर। चैप्टर नंबर 3 है माइक्रो इकोनॉमिक्स में, जहां पर इसके दो पार्ट है, दो हिस्से, एक है उत्पादन और एक है लागत। तो उत्पादन क्या है, क्योंकि जब तक उत्पादन को नहीं समझेंगे तो लागत को समझना बेकार है। जब उत्पादन को समझते हैं कि वस्तुओं का उत्पादन आखिर होता कैसे, देखिए वस्तुओं का उत्पादन होता है उत्पादन के अलग अलग साधनों का प्रयोग करते हुए। किसी भी चीज का आपको प्रोडक्शन करना है, किसी भी चीज का प्रोडक्शन करना है तो प्रोडक्शन करने के लिए आपको कुछ ना कुछ उसके इनपुट तो चाहिए ही चाहिए। इनपुट का मतलब रॉ मटेरियल वगैरह। अब इसको दो तरीके से समझते हैं, एक तो दीर्घकालीन और एक होता अल्पकालीन। इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें इस चैप्टर को समझना पड़ेगा। तो आज की इस क्लास में हम बात करेंगे उत्पादन फलन के बारे में, यानी उत्पादन की समस्त अवधारणाओं के बारे में। तो अगर इस पूरे अवधारणा को अगर समझने जाते हैं तो सबसे पहले तो समझो कि भैया उत्पादन है क्या, व्हाट इज प्रोडक्शन। व्हाट इज प्रोडक्शन, प्रोडक्शन की मीनिंग समझे। नॉर्मली हर कोई ये कह देता है किसी वस्तु का निर्माण करना, किसी वस्तु का क्या करना, निर्माण करना ही उत्पादन है, ठीक है। लेकिन अर्थशास्त्र ये कहता है कि इंसान कभी भी वस्तुओं का निर्माण तो कर ही नहीं सकता, वस्तुओं का खासकर नई वस्तु का निर्माण नहीं कर सकता, क्योंकि वस्तु का निर्माण करना है क्या दायित्व केवल एक ही चीज के पास है, वो है प्रकृति के पास है, नेचर के पास है। तो ऐसे में अगर हम अर्थशास्त्र के अनुसार उत्पादन के अर्थ की बात करते हैं तो उत्पादन क्या है, तो उत्पादन का मतलब होता है किसी वस्तु के मूल्य या उपयोगिता में क्या करना, वृद्धि करने को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको उत्पादन कहते हैं। और ये वृद्धि जब होती है, जब क्या होता है किसी वस्तु के किसमें, रूप में परिवर्तन हो, क्या करके, रूप में परिवर्तन किया जाए, तब वो उपयोगी या मूल्य में वृद्धि होता है। फॉर एग्जांपल एक लकड़ी का टुकड़ा पड़ा हुआ है, लकड़ी का टुकड़ा पड़ा हुआ, अब लकड़ी को तो कोई इंसान नहीं बना सकता। अब लकड़ी के टुकड़े को कन्वर्ट किया जाता है किसमें, फर्नीचर में। फर्नीचर मतलब एक कुर्सी बना दिया गया, ठीक है। तो लकड़ी के टुकड़े को कुर्सी में बदलने की जो प्रक्रिया है, इसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, उत्पादन कहा जाता है। तो ऐसे में उत्पादन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत किसी भी मौजूद वस्तु के रूप में परिवर्तन कर उसके मूल्य में या उसकी उपयोगिता में वृद्धि की जाती है, ताकि उसको मनुष्य अपने आवश्यकता की पूर्ति के लिए प्रयोग कर सके। तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, उत्पादन बोलते हैं। समझ में आ गया। जब उत्पादन की बात को हम समझते हैं तो अब बात करेंगे उत्पादन की अवधारणा। उत्पादन की अवधारणा, जब हम उत्पादन की अवधारणा की बात करते हैं, बेसिकली यहां पर हमें 3 पॉइंट पढ़ने होते हैं अवधारणा के अंतर्गत। एक है कुल उत्पादन, ठीक है, दूसरा है औसत उत्पादन, और तीसरा है सीमांत उत्पादन, ठीक है। सीमांत उत्पादन यानी कि इसको क्या बोलेंगे हम, मार्जिनल प्रोडक्शन, इन शॉर्ट एमपी। ये हो गया हमारे पास एवरेज प्रोडक्शन, इन शॉर्ट एपी, और ये हो गया टोटल प्रोडक्शन यानी कि टीपी। तो ये 3 अवधारणाएं होती है उत्पादन में, जिसको हमें बेसिकली समझना है। कुल उत्पादन क्या है, सीमांत उत्पादन क्या है। जब कुल उत्पादन का मतलब होता है उत्पादन के सभी साधनों के प्रयोग से प्राप्त उत्पादन, ठीक है। उत्पादन के सभी साधनों के प्रयोग से जो उत्पादन होता है, प्राप्त उत्पादन का योग, ठीक है। सभी साधनों का प्रयोग किया, चाहे वो स्थिर साधन हो चाहे परिवर्तन साधन हो, उससे जो मिलता है उसको बोलते हैं कुल उत्पादन। तो मान लेते हैं ये हो गया स्थिर साधन, फिक्स इनपुट, ये हो गया हमारे पास वेरिएबल इनपुट, यानी कि इसको नॉर्मली हम एलसी कहते हैं, ठीक है। ये है कुल उत्पादन। तो ये तो हमेशा स्थिर रहता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो हम इसको मानकर चलते हैं उत्पादन 1 2 3 4 उत्पादन के साधनों का इकाई करते करते हम उत्पादन बढ़ाते चले जाते हैं। तो ये हो गया 20, यहाँ हो गया 45, ये हो गया
65, ठीक है, ये हो गया 80, फिर हो गया 80, और अगले बार जाएंगे उत्पादन में थोड़ी कमी आने लग जाती है, तो ये हो गया कुल उत्पादन। उत्पादन के जितने भी साधन है सबका प्रयोग करते जो उत्पादन होता है उसको बोलते हैं कुल उत्पादन। दूसरा, जो इसको नॉर्मली कैलकुलेट करने के लिए दो फॉर्मूला बनता है, टीपी इक्वल टू एपी मल्टीप्लाई बाय क्यू, और दूसरा होता है टीपी इक्वल टू समेसन एमपी, ठीक है, क्योंकि बेसिकली हमसे टेबल फिल करने के लिए भी कहा जाता है। औसत उत्पादन की बात करेंगे, इसका मतलब होता है प्रति इकाई, क्या होता है, प्रति इकाई उत्पादन के साधनों से प्राप्त उत्पाद। प्रति इकाई मतलब हर एक इकाई से हमें कितना जो है उत्पादन प्राप्त हुआ एवरेज, उसको हम औसत उत्पादन कहते हैं। इसको कैलकुलेट करने के लिए एपी इक्वल टू होता है कुल उत्पादन को उत्पादन की इकाइयों से भाग कर देना पड़ता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास दे रखा है, ठीक है, ये हो गया एल, एल मतलब क्यू भी बोल सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये हो गया हमारे पास कुल उत्पादन, ये हो गया 20 45 65 80 80 75। अब यहां से निकाल लो आप क्या, औसत उत्पादन एपी। फार्मूला ये है, 20 को 1 से डिवाइड करेंगे 20, 45 को 2 से करेंगे 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 5 10, 3 से करेंगे 3 दूनी 6, 3 एकम 3, बचेगा 3 6 18, 4 2 20, 5 एकम हो गया 5 एकम 5, 5 6 30, ये हो गया 6, ये हो गया 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 5 30, तो ये हो गया हमारा औसत उत्पादन, ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद आते हैं लास्ट में एक सीमांत उत्पादन। उत्पादन के एक अतिरिक्त इकाई से के प्रयोग से प्राप्त उत्पादन। अब हमने जितना उत्पादन पहले किया था उसके एक ज्यादा इकाई का प्रयोग करेंगे या एकम, उससे जो कुल उत्पादन में परिवर्तन होता है ना, उससे ही हम सीमांत उत्पादन कहते हैं। उसको कैलकुलेट करने के लिए हम फॉर्मूला करते हैं एमपी इक्वल टू टीपी एन माइनस टीपी एन माइनस 1। कैसे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर वही सेम है, उत्पादन की इकाइयाँ 1 2 3 4 5, यहाँ पर ले लेते हैं कुल उत्पादन, सेम वही एग्जाम्पल लेते हैं हम जो अभी दिया था, 20 45 65 80 80 और ये हो गया 75। अब निकालेंगे सीमांत उत्पादन। सीमांत उत्पादन निकालने के लिए यहाँ पर होता है एमपी टीपीएन, मतलब ये निकालेंगे, इससे ठीक ऊपर वाले को माइनस कर कुछ नहीं है, तो ये 20, 45 में से 20 माइनस कर देंगे, 65 में से 45 माइनस कर देंगे, 80 में से 65 माइनस कर देंगे, 80 में से 80 माइनस कर दो, और ये हो गया माइनस का 5। मतलब उत्पादन की इकाइयों का जैसे जैसे हम प्रयोग करते चले जाएंगे, साधनों की इकाइयों का उत्पादन में वृद्धि होगी, एक टाइम के बाद वो घटने लगेगा। ऐसे में सीमांत उत्पादन भी हमारा क्या होता है, एक बढ़ेगा, फिर हमारा ये घटने लगेगा, फिर जाके एक टाइम के बाद वो माइनस में हो जाएगा। इस चीज को अगर देखते हैं तो एक संबंध पूछा जाता है कुल उत्पादन में और सीमांत उत्पादन में, ठीक है, कुल उत्पादन और सीमांत उत्पादन में क्या पूछा गया है, संबंध। अगर दोनों में संबंध की बात करते तो संबंध को सिंपल सा डायग्राम में मैं एक्सप्लेन करता हूं कि जब तक हमारे पास सीमांत उत्पादन अगर बढ़ रहा होता है तो कुल उत्पादन तेजी से बढ़ता है। सीमांत उत्पादन अगर हमारा घट रहा है लेकिन माइनस में है तो कुल उत्पादन में वृद्धि होती है। इस तरह से जैसे सीमांत उत्पादन हमारा 0 हो जाता है, एमपी इक्वल टू 0, यहाँ पर ये वाला पॉइंट, उसी टाइम कुल उत्पादन हमारा सबसे ज्यादा हो जाता है यहाँ पर टीपी क्या हो जाएगा, अधिकतम। जैसे ही सीमांत उत्पादन हमारा माइनस में आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, ये हो गया एमपी, वैसे ही हमारा कुल उत्पादन क्या होता है, गिरने लगता है। ये हो गया टीपी, हमारा क्या होता है यहाँ पर गिरने लग जा रहा है। तो यहाँ पर उत्पादन की 3 स्थितियां हैं, ठीक है, ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड और ये हो गया थर्ड, ठीक है। अगर संबंधों की बात करते हैं, संबंध नंबर 1, टीपी और एमपी एक दूसरे पर क्या होता है, अंतर संबंधित है। कैसे, टीपी की कैलकुलेशन समेशन एमपी से करते हैं और एमपी का कैलकुलेशन टीपी एन माइनस टीपी एन माइनस 1 करते हैं, ठीक है। दूसरा, जब एमपी बढ़ता है तो टीपी
अधिक तेजी से बढ़ेगा। ठीक है, जब एमपी घटता है लेकिन क्या हो, धनात्मक हो, तो क्या होता है, टीपी घटती दर से बढ़ता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट 4, जब एमपी 0 हो तब टीपी क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है, अधिकतम होता है। और लास्ट पॉइंट हो जाता है जब एमपी क्या हो जाए, ऋणात्मक हो। क्या हो, ऋणात्मक हो, मतलब माइनस में हो, ऋणात्मक हो, तब टीपी क्या हो, घटेगा। तो ये संबंध होता है, अक्सर इससे पूछा जाता है कि कुल उपयोगिता, कुल उत्पादन और सीमांत उत्पादन में संबंध स्पष्ट कीजिए। ये तो हो गया। अब इसी में एक पॉइंट और है, वो क्या आता है एग्जाम में, तालिका। तालिका पूर्ण करें। और तालिका पूर्ण करने वाले क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। अगर इसकी अगर हम बात करते हैं तो एक डायरेक्ट क्वेश्चन निकाल के मैं आपको दिखाता हूं किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। हाँ, ये दे रखा होता है हमारे पास, जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे पास, श्रम की मात्रा, ये हो गया श्रम की मात्रा यानी कि लेबर, एल दे रखा है, एल कहे या क्यों कहे, और हमारे पास दे रहा है कुल उत्पादन, टीपी दे रखा है कितना, ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और टीपी दे रखा है हमारे पास 4 10 18 24 28 30 30 28 और ये हो गया 24। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि भैया सीमांत उत्पादन और औसत उत्पादन की गणना करो इस तरह से। और ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है आपका 3 नंबर में। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसके लिए सबसे पहले एपी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। यहाँ पर एपी इक्वल टू औसत उत्पादन डिवाइडेड बाय क्यू, निकाल लो। ये 4 है, ये क्यों है, डिवाइड करेंगे, 4 को 1 से डिवाइड करेंगे 4, 10 को 2 से डिवाइड करेंगे 5, 18 को 3 से डिवाइड करेंगे 6, 24 को 4 से डिवाइड करेंगे 4 से 24, 28 को 5 से डिवाइड करेंगे, ये हो गया आपके पास 5 पंजे 25, 5 6 30, 30 को 6 से डिवाइड करेंगे 6 5 30, 30 को 7 से डिवाइड करेंगे 7 चौके 28, बचा 2, 7 दूनी 14, 7 8 56, 8 से डिवाइड करेंगे 28 को, तो 8 से अगर 28 को डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 8 8 दिया 24, बचेगा 4 8 5 40। ठीक है, और यहाँ पर 9, ये हो गया 9 से 70 ज्यादा हो गया, 9 दूनी 18, 18 करेंगे तो बचेगा 6, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, तो 9 6 54, बचेगा 6, 9 से 54, ये आता चला जाएगा। उसी तरह एमपी निकालेंगे तो एमपी का फॉर्मूला हो जाता है टीपीएन माइनस 1। पहले यूनिट में ये सेम रहता है। उसके बाद निकालने के लिए हम 10 में से 4 को माइनस करेंगे, 10 माइनस 4 6, 18 माइनस 10 8, 24 माइनस 18 6, 28 माइनस 24 4, 30 माइनस 28 2, 30 माइनस 30 0, 28 माइनस 30 माइनस 2, 24 माइनस 24 माइनस का 4, ये आ जाता है। इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, कभी कभी हमारे पास एक क्वेश्चन ऐसा भी आता है जहां पर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड होता है। ठीक है, नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, नोट करते रहिएगा तुरंत। ठीक है, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड अगर होता है तो कुछ क्वेश्चन इस तरह से भी हमारे पास पूछे जा सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं भी दे रहा हूं आपको, एग्जाम में क्वेश्चन आता है, कहाँ गया क्वेश्चन, हाँ, लाइक दिस, निम्न तालिका को पूर्ण कीजिए। यहां पर लिखा रहता है इस तरह से, निम्न तालिका को पूर्ण करें। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन दे रखा हुआ है, योग श्रम की इकाई मतलब एल, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ थोड़ा, और हमारे पास दे रखा है यहाँ पर एपी, और दूसरा दे रखा है हमारे पास एमपी। तो इकाई दे रखा है हमारे पास 1 2 3 4 5 और ये हो गया 6, और ये दे रखा है 8 10, ये हो गया ब्लैंक, 9 ब्लैंक, और ये हो गया 7, इधर दे रखा है ब्लैंक ब्लैंक, ये वाला आइटम दे रखा है 10 ब्लैंक, ये दे रखा है 4, ये भी खाली, और हमसे कहा गया है ये तालिका पूर्ण कीजिए। अगर इस तालिका में पूर्ण करना है तो एमपी तो सबसे पहले ध्यान में रखिएगा
कि एपी और एमपी तब तक कैलकुलेट नहीं कर सकते जब तक हमारे पास टीपी ना हो, और जो इंफॉर्मेशन दे रखा है उसका यूज करते पहले टीपी निकाल लो। तो टीपी के निकालने का तरीका होता है टीपी इक्वल टू एपी मल्टीप्लाई बाई एल, और एमपी का आता है समय, यहां से एमपी से आता है समेसन आपस में जोड़ के। तो जहां जहां एपी दे रखा है वहां से निकाल लो। 8 और ये हो गया 8, 10 टू जा 20, इसको छोड़ देंगे फिलहाल। 9 4 जा 36, इसको छोड़ देंगे, और 7 6 जा 42। ठीक है, ये आ गया। अब हमारे पास एमपी दे रखा है, एमपी निकालने के लिए उसकी ठीक ऊपर तक का टीपी ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 20 और 10 कितना आ गया 30, और 36 और 4 कितना आ गया यहाँ पर 40। जैसे टीपी आ गया बाकी तो हो ही जाएगा। एपी निकालने के लिए क्या करते हैं, 30 को 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 10, 40 को 5 से डिवाइड करेंगे यहाँ हो जाएगा 8। ठीक है, और एमपी निकालते कैसे, वही माइनस करते, पहले यूनिट का जैसा है सेम दूसरी यूनिट में जैसे माइनस कर देंगे। 10 माइनस 8 यानी कि 12, फिर तो पूरा 10 ही हो गया। देखिए 36 में 30 गया 6, 40 में 36 गया 4, और 42 में 40 गया 2। ये फिल हो गया। ये भी 3 नंबर में एग्जाम में आता है। ठीक है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन टेबल से फिल करना इस तरह से आता है। कोई डाउट हो तो जरूर बताइएगा, अच्छा लगता है तो लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक। जो नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है इसका वो है उत्पादन फलन। उत्पादन फलन, प्रोडक्शन फंक्शन। उत्पादन फलन, जैसे कि आपको पता होना चाहिए किसी भी वस्तु का उत्पादन करने के लिए हमारे पास उत्पादन के विभिन्न साधनों का होना जरूरी है। उत्पादन के साधन चाहिए, बिना साधनों के उत्पादन करना संभव नहीं है। उत्पादन के साधन वो सब कुछ जिससे उत्पादन होता है, जिसमें जैसे मशीन चाहिए, ठीक है, फॉर एग्जांपल कच्चा माल चाहिए, फॉर एग्जांपल लेबर चाहिए, फिर हमें फर्नीचर चाहिए, फिर जमीन चाहिए, ये सब मिलके उत्पादन के साधन होते हैं। तो इन साधनों को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। उत्पादन की जब भी साधनों की बात करते हैं उसमें बेसिकली हमारे पास क्या आता है, भूमि, और क्या चाहिए, पूंजी, और क्या चाहिए, श्रम, और क्या चाहिए, साहसी, और क्या चाहिए, संगठन। बिना इसके उत्पादन नहीं होता। इसको बोलते हैं उत्पादन के कारक, उत्पादन के कारक, या फिर उत्पादन के साधन। ठीक है, नॉर्मली बोलते हैं इसको आगत, यानी कि इनपुट। जब तक हम इनपुट नहीं लगाएंगे तब तक उत्पादन नहीं होगा। तो उत्पादन फलन क्या बोलता है, उत्पादन फलन क्या बोलता है, उत्पादन के आगतों यानी कि उत्पादन के साधनों का प्रयोग करते हैं, एवं उससे जो उत्पादन की मात्रा का प्रयोग हुआ, उत्पादन हुआ, एवं उत्पादन के मात्रा के बीच कैसा संबंध, फलनात्मक संबंध। इसका मतलब होता है यहां पर QX इक्वल टू एफ ब्रैकेट ABC डाइजेस्ट कर सकते हैं। यहां पर QS का मतलब होता है उत्पादन की मात्रा, ठीक है, और ABC का मतलब होता है उत्पादन के विभिन्न साधन। मतलब साफ है कि यहां पर उत्पादन प्लस इतना बताता है कि कितने साधनों का प्रयोग करने से कितनी मात्रा का प्रयोग होगा, और ये फलनात्मक संबंध होता है। यहां पर कीमत का मतलब नहीं है। साधनों का प्रयोग करेंगे तो उत्पादन होगा, साधनों के प्रयोग करने से उत्पादन पे पड़ने वाले प्रभाव, उत्पादन में पड़ने वाले प्रभावों के बीच के संबंध को हम उत्पादन फलन के नाम से जानते हैं। यहां तक तो सही है, लेकिन जो साधन होते हैं, तो साधनों की अगर आप बात करते हैं, बेसिकली ध्यान में ये रखना कि उत्पादन के साधनों को कैटेगरी में बांटा जाता है। तो इसके लिए हमें पढ़ना पड़ता है उत्पादन फलन के प्रकार। तो उत्पादन फलन के प्रकारों को दो कैटेगरी में बांटा गया। एक है अल्पकालीन उत्पादन फलन, अल्पकालीन उत्पादन फलन, और दूसरा क्या होता है बेटा, दीर्घकालीन, दीर्घकालीन उत्पादन फलन। अक्सर इन दोनों के बीच में अंतर भी पूछा जाता है, दोनों की मीनिंग पूछा जाता है, ध्यान रखना। तो अल्पकालीन उत्पादन फलन क्या है, सबसे पहले अल्पकाल किसे बोलते हैं,
अल्पकाल क्या होता है, वह समय जिसमें क्या होता है, उत्पादन के सभी साधनों में परिवर्तन संभव नहीं होता। ठीक है, जब उत्पादन के सभी साधनों संभव नहीं होता, ऐसे में यहां पर उत्पादन के जो साधन होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक है उत्पादन के स्थिर साधन और एक होता है उत्पादन के परिवर्तनशील साधन। स्थिर साधनों में क्या क्या आता है, जैसे भूमि, पूंजी, साहसी, संगठन। और परिवर्तनशील में क्या आता है, इसमें श्रम आता है, श्रम, और दूसरा क्या होता है, कच्चा माल आ जाता है, जो परिवर्तनशील साधनों में क्या जाता है। तो ये क्या होता है, उत्पादन फलन जब इसकी बात करते हैं, इसका मतलब होता है अल्पकाल, बहुत समय अवधि होता है जब उत्पादन के कुछ साधनों को क्या रखा जाता है, स्थिर रखकर कुछ में क्या करते हैं, परिवर्तन करने से क्या होता है, उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन होता है। जाहिर सी बात है, ठीक है, कि अगर हमने उत्पादन के स्थिर साधनों को कुछ भी परिवर्तन नहीं करते, कुछ में ही परिवर्तन करते हैं, तो उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन होता है। लेकिन ये दीर्घकाल तक नहीं, एक समय के बाद, क्योंकि स्थिर साधन उतनी है ना, उसमें तो परिवर्तन नहीं हो रहा है, बाकी साधनों को लगातार बढ़ाते रहे, लेबर बढ़ते चले, लेबर कब तक काम होगा, एक टाइम होता है, फिक्स हो जाता है, उसके बाद उत्पादन में कमी लगती है। तो ऐसे में इस नियम को क्या बोलते हैं, परिवर्तनशील क्या बोलते हैं, अनुपात का नियम, अनुपात का नियम, या फिर इसको एक और नाम से जाना जाता है, एक साधन परिवर्तन का नियम। क्यों, क्योंकि यहां पर केवल एक ही साधन में परिवर्तन होता है, वो श्रम, और बाकी सारे साधन स्थिर रहते हैं। ठीक है, ये हो गया पहला। दूसरा होता है दीर्घकालिक उत्पादन फलन। ये दीर्घकाल होता है, और दीर्घकाल में क्या होता है, उत्पादन के सभी साधन क्या होते हैं, परिवर्तनशील होते। उत्पादन के सभी साधन क्या होते हैं, परिवर्तनशील होते हैं, किसी को भी स्थिर नहीं रखा जाता है। तो ऐसे में उत्पादन के सभी साधनों में कैसा होता है, आनुपातिक परिवर्तन होता है, और इस आनुपातिक परिवर्तन से जो उत्पादन होता है, उत्पादन की मात्रा ही नहीं, उत्पादन का पैमाना भी क्या होता है, बदल जाता है। उत्पादन के पैमाने के बदलने से इसको हम नाम देते हैं क्या, किसका, पैमाने के प्रतिफल का नियम। अब ये वाला नियम कुछ बोर्ड में नहीं है, ये हटा दिया गया, जैसे यूपी बोर्ड में हटा दिया गया है, सीबीएसई बोर्ड में तो आता नहीं, बात चलो 11 में है। इसके अलावा कुछ बोर्ड में पैमाने के प्रतिफल का नियम नहीं है, कोर्स से हटा दिया गया है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको इस नियम को पढ़ना पड़ेगा, परिवर्तनशील अनुपात का नियम क्या होता है। तो चलो परिवर्तनशील अनुपात के नियम की बात करते हैं। ठीक है, एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इसको बोलते हैं परिवर्तनशील अनुपात का नियम। ठीक है, परिवर्तनशील अनुपात के नियम को हम अलग अलग नामों से जान सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया अभी, इसको हम एक साधन प्रतिफल का नियम बोलते हैं, इसको उत्पत्ति के नियम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसको अल्पकालीन उत्पादन फलन का नियम भी जाना, कई नामों से जाना जाता है, ध्यान में रखिएगा। तो परिवर्तनशील अनुपात का नियम क्या होता है, उत्पादन के
कुछ साधनों को स्थिर रख, अन्य यानी कि केवल एक साधन में परिवर्तन करने से क्या होता है, उत्पादन में परिवर्तन होता है। ठीक है, ठीक होता है, अच्छी बात है। लेकिन यह परिवर्तन तीन स्थिति में होता है। पहली स्थिति में उत्पादन में बढ़ती दर से वृद्धि होती है, दूसरी अवस्था में उत्पादन में घटती दर से वृद्धि होती है, और तीसरी स्थिति होती है उत्पादन में स्थिर दर से वृद्धि होती है। मतलब यहां पर उत्पादन के तीन नियम काम करते हैं, तीन नियम काम करेंगे यहां पर। वो कौन कौन से होते हैं? नंबर एक, उत्पादन के बढ़ते प्रतिफल का नियम। उत्पादन के क्या होता है? बढ़ते प्रतिफल का नियम। इसको नॉर्मली नाम दिया जाता है उत्पत्ति वृद्धि नियम। ठीक है। दूसरा नियम होता है उत्पादन के स्थिर प्रतिफल का नियम, और इसका नाम दिया जाता है उत्पत्ति समता नियम। और तीसरी स्थिति है घटते प्रतिफल का नियम। घटते प्रतिफल का नियम, इसको बोलते हैं उत्पत्ति ह्रास नियम। उत्पत्ति ह्रास नियम। तो नॉर्मली जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला है, उत्पत्ति ह्रास नियम। यूं कहे कंबाइनली इन तीनों को उत्पत्ति ह्रास नियम के अंदर इस नियम को उत्पत्ति का आधुनिक नियम के नाम से जाना जाता है, और इसी को हमें पढ़ना है, उत्पत्ति का आधुनिक नियम। लेकिन समझा दूं मैं थोड़ा। बढ़ते प्रतिफल का नियम ये कहता है, बढ़ते प्रतिफल का नियम ये कहता है कि जहां पर एमपी और एपी दोनों ही बढ़ता हुआ है, दोनों ही बढ़ता हुआ है, और स्थिति में जो डायग्राम होता है ऊपर, यहाँ पर एपी और एमपी दोनों ही बढ़ता हुआ नजर आता है। इस स्थिति में एमपी और एपी दोनों ही बराबर हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर बढ़ने की रफ्तार एक जैसी होती है। और यहाँ पर घटते प्रतिफल का नियम, एमपी और एपी पहले बढ़ता हुआ नजर आता है, फिर ये घटने लगता है। तो ये स्थिति जो होती है तीन। तो नॉर्मली हमें इस नियम को पढ़ना है, उत्पत्ति ह्रास नियम को। ठीक है, किसको पढ़ना है हमें? उत्पत्ति ह्रास नियम। ये नियम क्या बताता है? इस नियम के अनुसार हम अगर बात करेंगे उत्पादन के कुछ साधनों को स्थिर रख, अन्य साधनों में वृद्धि करने से, अन्य साधनों में वृद्धि करने से उत्पादन पहले बढ़ती है, फिर स्थिर होती है, अंत में घटने लगती है। कहती है घटने लगती है। इसका मतलब होता है यहां पर उत्पादन की कितनी अवस्था होती है? यहां पर उत्पादन के तीन अवस्थाएं काम करेंगी। कितनी अवस्थाएं? तीन अवस्थाएं। ठीक है, तीन अवस्था किस प्रकार से? अगर इन तीनों अवस्था की बात करते हैं, जैसे यहां पर हो गया हमारे पास उत्पादन के साधन, ये हो गया हमारे पास कुल उत्पादन, ये हो गया हमारे पास सीमांत उत्पादन की बात करते हैं तो बेटर रहेगा यहाँ पर। तो ये हो गया हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 तक ले लेते हैं। तो ये हो गया कुल उत्पादन हमारे पास हो गया 20, 20 से हो गया 45, फिर हो गया 65, फिर हो गया 80, फिर हो गया 90, ये हो गया 90, फिर हो गया 80, और फिर हो गया हमारे पास कितना? ये 65। और एमपी की कैलकुलेट करेंगे तो ये हो गया 20, माइनस कर देंगे, यहाँ पर हो जाएगा 25, फिर हो जाएगा 20, 15,
10 0 -10, ये हो गया माइनस का 15। तो उत्पादन की तीन अवस्था है। पहले उत्पादन हमारा ये बढ़ता हुआ होता है, पहली अवस्था। उत्पादन हमारा घटता हुआ अवस्था है, दूसरी अवस्था। ये उत्पादन हमारा ऋणात्मक है, ये तीन अवस्थाएं होती हैं। ठीक है, उत्पादन कितनी अवस्थाएं हुई? तीन अवस्थाएं होती है। तो इन तीनों अवस्था को अगर रिप्रेजेंट करते हैं कुछ इस प्रकार से होता है। ये हो गया हमारा एमपी, और ये हो गया हमारा टीपी। तो तीन अवस्थाएं, पहली, दूसरी और ये होगी तीन अवस्थाएं। इन तीनों अवस्थाओं को आपको क्या करना है? एक्सप्लेन करना है कि पहले उत्पादन में वृद्धि होती है जब पर एमपी बढ़ता होता है, फिर एफपी घटता होता है, जीरो होने के बाद फिर हमें ऋणात्मक होता है। ये तीनों अवस्थाएं होती है। इसको टेबल, इसकी मीनिंग और इसके डायग्राम से एक्सप्लेन करेंगे, आपको पूरा नंबर मिलेगा। ठीक है, तो ये स्थितियां होती हैं यहाँ पर। बेसिकली यहाँ तक एग्जाम में ज्यादा पूछा जाता है। इसके अलावा भी कोई एक टॉपिक आपको लगता है कि मैंने छोड़ दिया है, मैंने छोड़ा है, वो इसलिए छोड़ा है क्योंकि वो एग्जाम के हिसाब से अभी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर भी आपको लगता है इंपॉर्टेंट है, जो आपके लिए जरूरी है आपके बोर्ड में, आप किस बोर्ड के, उस बोर्ड का नाम और आपका टॉपिक डाल के मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, ताकि उस टॉपिक को मैं आगे आने वाले वीडियोस में जरूर एक्सप्लेन कर सकूं। ठीक है, क्योंकि जल्द ही चैप्टर कंप्लीट होने वाले सारी बुक, उसके बाद हम जो है पीवाईक्यूज शुरू करेंगे। तब तक थैंक यू एंड बाय।